डियर स्टूडेंट्स, आज के इंडियन ज्योग्राफी के क्लास में जो हम लोग का टॉपिक है वह है पशु संसाधन यानी एनिमल रिसोर्सेस। पशु संसाधन और एनिमल रिसोर्सेस को पढ़ाने से पहले दो शब्दों का अंतर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं पशु संसाधन और एक शब्द इस्तेमाल करते हैं पशु पालन। पशु संसाधन का इंग्लिश होता है एनिमल रिसोर्सेस और पशु पालन का इंग्लिश होता है एनिमल हस्बेंड्री। दोनों देखने में एक ही चीज लग रहा है लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग है। जब हम पशु पालन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि एक पूरा अलग विषय ही है। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी एक अलग विषय है, उसी तरीके से पशुपालन एक अलग विषय है। तो उस विषय का यहाँ अध्ययन करने नहीं जा रहे हैं। उस विषय का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें पशुओं के हर चीज के बारे में अध्ययन करना होगा, अर्थात कि वो पशु कहाँ उत्पन्न हुआ, कहाँ उसका विकास हुआ, कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, क्या उससे उत्पादन मिलता है, उसके संरक्षण के क्या उपाय किए गए हैं, वर्तमान समय में उसकी स्थिति क्या है और कृषि में वो किस प्रकार से प्रयुक्त होता है। तो पशुओं के बारे में विहृत अध्ययन हम लोग जो करेंगे वो पशुपालन में एनिमल हस्बेंड्री में करेंगे। जब ज्योग्राफी की बात आती है तो इसमें ज्योग्राफी में हम लोग पशुओं को एक संसाधन के रूप में पढ़ते हैं। जैसे अभी तक जितने क्लासेस हुए, एग्रीकल्चर को हम लोगों ने एक संसाधन के रूप में पढ़ा, एक रिसोर्सेस के रूप में पढ़ा। आगे आने वाले क्लास में मिनरल्स को एक संसाधन के रूप में पढ़ेंगे, मनुष्य को भी एक संसाधन के रूप में पढ़ेंगे। इसमें जनजाति हमारा मुख्य अध्ययन का विषय होगा। इसके अलावा यातायात को एक रिसोर्सेस के रूप में पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से ज्योग्राफी के क्लास में जो पशु का अध्ययन होगा वो किस रूप में होगा? संसाधन के रूप में होगा, रिसोर्सेस के रूप में होगा। इसीलिए इसके पढ़ने का अंदाज एज ए सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री के अलग होगा। क्लियर? अब देखिए कि जो पशुपालन है वो पशुपालन उपयोगी क्यों है? बहुत यूजफुल है। तो सबसे पहली बात कि पशुपालन वास्तव में कृषि का एक अंग है। जब कृषि शब्द हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर जब शुरू कर रहे थे तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर का अर्थ सिर्फ जमीन से अनाज का उत्पादन करना ही नहीं होता है, बल्कि जब एग्रीकल्चर कृषि शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं तो इसका अर्थ जमीन से पौधा पैदा करने या उत्पादन करने या अनाज उत्पादन करने के साथ साथ पशुपालन भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन भी आता है, या उससे जुड़े हुए अन्य अनुषंगी काम जैसे बाग लगाना, फल लगाना, फूल के बाग लगाना, उससे पैसा कमाना। ऑल ऑफ देम आर एग्रीकल्चर। सभी के सभी एग्रीकल्चर। उस दृष्टि से जो ये पशुपालन हुआ वो क्या हुआ? कृषि का एक अंग हुआ, पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है। इस रूप में हम देख रहे हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में यहां हम पशुपालन को नहीं देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कृषि का जो अंग है ये, तो कृषि के लिए किस रूप में उपयोगी है? अब दूसरा प्रश्न ये उठता है। तो सबसे पहला है कि कृषि करने में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। कृषि करने में क्या उपयोग है? तो इससे हम खेतों की जुताई करते हैं, मड़ाई करते हैं, और साथ ही साथ कृषि उत्पाद जब तैयार हो जाता है तो उसके लिए ये पशु भार वहन का काम करते हैं, यानी उसको उठाते हैं। तो उठा के खड़े नहीं रहते हैं, यातायात भी करते हैं।
यानी खलियान से सामानों को पहुंचाने का काम पशुओं के माध्यम से होता है। अब जब अनाज तैयार हो गया तो इन्हीं पशुओं के माध्यम से बैलगाड़ी को चलाते हैं और बैलगाड़ी पर सामान को, अनाज को रख करके बाजारों में जाकर के बेचते हैं। अब यही नहीं, ये तो हो गया कि डायरेक्ट कृषि से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 2 रूपों में, प्लस खाद्य के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो बाई प्रोडक्ट निकालता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोबर, तो ये खाद के रूप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे कहां? खेत में। तो ये कंपोस्ट खाद होगा, जैविक खाद होगा और इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। तो जितना ज्यादा पशुधन हमारे पास होगा उतना ज्यादा खाद हमको प्राप्त होगा। इसके अलावा इसके दूध का इस्तेमाल करते हैं। दूध से क्या होता है कि जो कृषक होते हैं, ये जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या को पौष्टिकता मिलती है। अब जब पौष्टिकता मिलती है तो उस कारण ये जनसंख्या इतना सामर्थ होता है कि पुनः वो कृषि कार्य करने में सामर्थ होता है। तो पशु देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ खेत में ही आपको काम नहीं कर रहा है, वो आपको खेत के काम करने योग्य बना रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से पशुपालन एक ऐसी व्यवस्था है जो मनुष्य और कृषि के बीच में एक केंद्र बिंदु के रूप में रहता है। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यंत्रीकरण के इस दौर में इसकी महत्ता कम होते जा रही है। इस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कहीं कृषि, मनुष्य और पशुपालन के बीच जो त्रिकोणात्मक संबंध थे, इसके टूटने के कहीं दूसरे दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेंगे। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए तो आपको पता चल जाए कि हाँ, दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है कि पशुधन की संख्या में यदि कमी आ रही है तो ये जो खाद वाला मामला है, इसके जगह पर रासायनिक खाद का इस्तेमाल हम लोग करने लगे अति उत्पादन के लिए, प्लस उसका प्रयोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पशुधन कम होने से उस मात्रा में गोबर नहीं मिल रहा है, तो मजबूरी में भी रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। अब रासायनिक खादों का प्रयोग करने का दुष्प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव यह है कि शरीर में नाना प्रकार के रोग जन्म ले रहे हैं। तो प्राकृतिक रूप से जो अंतर संबंधित संबंध स्थापित किया गया था, उसमें टूटन से नकारात्मक प्रभाव व्यवस्था पर पड़ती ही है। अब चाहे ये मजबूरी कह लीजिए लेकिन ये एक अकाट सत्य है कि हम लोग जो व्यक्ति, कृषि और पशु के बीच जो त्रिकोणात्मक संबंध थे, उस संबंध में किसी भी कारण से अगर टूटन आई है तो इससे हमारे जीवन पर या हमारे समाज पर या हमारे देश पे, इस पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और ये भी एक अध्ययन का विषय है। सिविल सर्विस में यहां से क्वेश्चन राइज हो सकते हैं जहां से आप नहीं सोच सकते। क्लियर? अब देखिए साहब, तो ये तो एक सेक्शन हो गया इंपॉर्टेंट ऑफ पशुपालन या इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल रिसोर्सेस। ठीक है। अब दूसरा खंड में यह है कि पशु कितने हैं हमारे देश में। तो शुरू से इसकी जानकारी नहीं थी। पशु की जनगणना सबसे पहले जो शुरू हुई वो 1911 ईस्वी में, 1919 ईस्वी अंग्रेजों ने शुरू किया। और उसके बाद इसके लिए मानवीय जनगणना के अनुसार 10 वर्ष का अंतराल नहीं है। यह अपने सुविधा के अनुसार किसी भी अंतराल पर किया गया है। तो यह प्रथम जनगणना जो हुई पशुओं की, तो इसके बाद जो अभी नवीनतम जनगणना है पशुओं की, वो 2021 में हुई है और ये 20वीं जनगणना है। कितनी? 20वीं। ये 2021 में जो नवीनतम जनगणना पशुओं की हुई है वो कौन सी जनगणना है? 20वीं जनगणना। लेकिन ये जनगणना इतना आसान नहीं था। इसलिए आप देखिए कि इस जनगणना का जो नवीनतम जनगणना का आरंभ होता है वो अक्टूबर 2018 ईस्वी।
खत्म होता है मार्च 2021 ईस्वी में। इतना समय व्यतीत जो किया गया वो कैसे, तो 6.66 लाख हमारे पास गांव है, ठीक है, यानी 6.6 लाख हमारे पास गांव है, और शहर 89,000 नहीं है, बल्कि एक शहर को पशु गणना के हिसाब से विभिन्न वार्डों में बांटा गया। तो उस प्रकार से कुल 89,000 शहरी वार्ड, ठीक है, 89,000 शहरी वार्ड में जनगणना इतने दिनों में 18 से लेकर के 21 के बीच में किया गया। और उसके आधार पर जो डेटा उभर करके सामने आया कि हमारे पास कुल पशुओं की संख्या 536.76 मिलियन है, यानी 53 करोड़, लगभग कितना, 53 करोड़ बोलिए, या अच्छा 54 करोड़ कर दीजिए। अभी हमारे पास 54 करोड़ पशु हैं। अब देखिए इसमें है कि पशु हैं, तो पशु बहुत सारे हैं, तो इसमें इस जनगणना में किन किन पशुओं को शामिल किया गया है, यह भी प्रश्न है। तो इस जनगणना में जो यहां पर आपको लिखा गया है, इन पशुओं को शामिल किया गया है, यानी गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ऊंट और सुअर। जस्ट वेट, घोड़ा में एक कैटेगरीज है खच्चड़ की, तो घोड़ा में खच्चड़ भी शामिल है, और जो मुर्गी है वो पशु गणना में शामिल नहीं है, मुर्गी की गणना अलग है, ये पशु सेंसस में शामिल नहीं है। तो जो 536.76 मिलियन संख्या है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पशुओं की है, इसमें मुर्गी पशु गणना में शामिल नहीं है। मुर्गियों की गणना अलग से की गई है और उसकी संख्या कितना है, 851 मिलियन। बता देना जरूरी है ना, नहीं तो आप बोलेगा सर गलत पढ़ा दिए थे कि कुल पशु की 536 मिलियन बता रहे हैं, इसमें मुर्गिए जो है सबसे ज्यादा है, तो कैसे हो गया। तो मुर्गी पशु गणना में शामिल नहीं किया गया है, मुर्गी को अलग से उसकी गणना की गई है। क्लियर। तो ये सब डेटा है, और डेटा को आपको धीरे धीरे देखिएगा, याद होता रहेगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। तब अब आइए चौथा टॉपिक जो हमको देखना है कि भारत में पशुधन में समृद्ध राज्य कौन है, मान इन सभी पशुओं को मिला करके सबसे ज्यादा पशु कहां पाए जाते हैं। तो सभी पशुओं में सबसे प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर राजस्थान है, और तीसरे पर जो है वो आंध्र प्रदेश है। अब देखिए आज के क्लास में हम 2 ही पशुओं को लेंगे, इसी पर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें गाय बैल, ये दोनों सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं कैटल, सिर्फ गाय का नहीं, गाय बैल दोनों का आंकड़ा है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो आंकड़ा है कि इन दोनों की कुल 27 नस्लें हमारे देश में, एक नस्लें नहीं है। भारत में जो गाय पाई जाती है, ये बैल पाया जाता है, तो पूरे वही विश्व में जितना पाया जाता है उसका 14% जो है वो भारत में पाया जाता है। कितना? 14%। और इसमें अग्रणी राज्य कैटल में कौन कौन है, देखिए चेंज कर जा रहा है। यहां उत्तर प्रदेश सभी पशुओं में प्रथम था, लेकिन कैटल में जो है फर्स्ट नंबर पर कौन आ जाता है, मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पर कौन आ जाता है, उत्तर प्रदेश। थर्ड पर बिहार, और फोर्थ पर महाराष्ट्र। लेकिन एक दूसरा डेटा भी है, अच्छी नस्ल के कैटल में गाय में चेंज हो जाता है। अच्छी नस्ल के गाय में सबसे 1 नंबर पर पंजाब, 2 नंबर पर गुजरात, और 3 नंबर पर राजस्थान, और उत्तर प्रदेश 4 नंबर पर चला जाता है। अच्छी नस्ल का कैटल का मतलब क्या है कि जो ज्यादा दूध देती है या जो ज्यादा भार वहन करती है, अच्छा बैल होता है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। भैंस को बफेलो बोलते हैं, इसका एक उपमा है, यानी सब नेम है क्या,
जल भैंस, वाटर बफेलो। इंडिया के भैंस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जल में घुस करके बैठी रहेगी, और जब जल में घुस करके बैठी रहेगी तभी ज्यादा दूध देगी। अगर इसको आप जल में से निकाल लीजिएगा, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, तो इसका दूध सूख जाएगा। ये इसकी विशेषता है। विशेषता क्या है कि ये जो इसके वजह से ये विश्व में सबसे अच्छी भैंस मानी जाती है भारत की। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फैट इसी माने भारत के भैंस में पाया जाता है। आपको क्रीम निकालना हो और कुछ प्रोडक्ट बनाना हो, दही जमाना हो, तो उसका सबसे अच्छा दूध जो है भैंस का माना जाता है। विश्व में भैंस के मामले में प्रथम, हाँ लोग बोलते हैं कि इससे बुद्धि मोटा हो जाता है। अब क्या है, वैज्ञानिक स्तर पर यह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक के स्थिति में मानते हैं कि यह सिर्फ कहावत है और कुछ नहीं। प्रथम स्थान है पूरे विश्व में। अच्छी नस्ल की कुछ भैंसे से मुर्रा ज्यादा दूध देने वाली है। लोग कहते हैं कि 20-20 किलो तक दूध देते हैं, हालांकि भैंस कम दूध देता है। तो हरियाणा में पाया जाता है ज्यादा। भदावरी उत्तर प्रदेश में अच्छी नस्ल की है, दूध देती है। जाफराबादी गुजरात में अच्छी नस्ल की दूध देने वाली है। इससे जुड़ी हुई दो बातें यह है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ये भी हरियाणा में है। क्लियर? अब ये गाय भैंस के बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताया। अब आगे जो है कि इसमें देखना यह है कि आप देखिए, इसको तो दूध देती है गाय, दूध देती है भैंस, दूध देती है बकरी और ऊंट, ठीक है। लेकिन असल दूध का जो उपयोग हमारे देश में होता है वो गाय भैंस का होता है। बकरी का दूध बहुत अल्प मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा पौष्टिक, बहुत ज्यादा उपयोगी, आयरन और फास्फोरस का प्रचुर मात्रा। ऊंट का हमारे यहाँ उतना आबादी है नहीं, इसलिए उसके दूध का कोई मीनिंग्स नहीं है। तो सिर्फ गाय भैंस के दूध के आधार पर या उसकी वृद्धि के लिए हमारे देश में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया, श्वेत क्रांति। इसका उद्देश्य यह था कि किसानों की आय में वृद्धि हो। आमतौर पे होता यह था कि किसान जानवर पालते थे, उससे दूध भी दूहते थे, लेकिन वो दूध उनका बिक नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मान लिया जाए एक घर है और एक घर में 10 जानवर है, और हर जानवर जो है 10-10 किलो दूध दे रहा है या 5-5 किलो दूध दे रहा है, तो 50 लीटर और 100 लीटर दूध एक घर में हो रहा है। अब उस गांव में सभी लोग जानवर पाल रहे हैं, तो वो दूध तो उस गांव में नहीं बिकेगा। इसलिए मुख्य समस्या थी हमारे देश में कि मतलब कि दूध की खपत कैसे हो। अच्छा, ये वो था कि वो गांव था जहां पशुपालन किया जा रहा था। कुछ गांव ऐसे थे जहां नहीं पाला जाता था। तो सारी जनसंख्या को समानुपातिक रूप से दूध पहुंचे, तो ये दूध पशुपालक के लिए संभव नहीं था कि दूध दो कर करके और आपको बिहार में दूध दुहे और जाके दिल्ली में पहुंचाए। उसके लिए संभव ही नहीं था ये। तो इसके लिए सरकार ने एक दुग्ध सहकारिता समिति बनाई, और उसका उद्देश्य यह था कि गांव में क्लस्टर सेंटर स्थापित कर करके दूध को कलेक्ट करना, वहीं किसानों को धन दे देना, पैसा दे देना, और उस दूध को स्टोरेज करके अभाव वाले क्षेत्रों में पैकेजिंग करके पहुंचाना। तो ये जो व्यवस्था किया गया, इसी को ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये शुरुआत जो किया गया था श्वेत क्रांति का, वो जुलाई 1970 ईस्वी में, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट को दिया गया था काम करने का सरकार के, जिस मंत्रालय को, वो था कृषि और सहकारिता विभाग। इसके जो जनक थे वर्गीस कुरियन थे, एक क्रिश्चियंस थे। वर्गीस कुरियन के साथ एक बहुत बड़ा विडंबना जुड़ा हुआ है कि वर्गीस कुरियन जो थे वो गुजरात के लिए इतना काम किया कि वहां किसानों को धनधान बना दिया, लेकिन वो भी सांप्रदायिक दंगे के शिकार हुए थे। जिस लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया, वही लोग सांप्रदायिकता के आधार पर इनका तिरस्कार किया या इन पर हमला किया।
ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। प्रारंभ कहां से हुआ था? आनंद कहां है? तो खेड़ा जिला में, गुजरात के है। अब देखिए ये 4 चरणों में ऑपरेशन फ्लड पहुंचा है और तब हमारा देश दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर हुआ है। उसमें प्रथम चरण जो था ऑपरेशन फ्लड का, वो 1 जुलाई से शुरू होता है, जुलाई 1970 से शुरू होता है और मार्च 1981 तक चलता है। दूसरा ऑपरेशन फ्लड अप्रैल 1981 से शुरू होता है और मार्च 1985 तक चलता है। क्लियर? तीसरा ऑपरेशन फ्लड, ये सीक्वेंस में मिलाने के लिए देगा आपको, तो उस समय गलत मत कीजिएगा। तीसरा अप्रैल 1985 में शुरू होता है, मार्च 1995 में खत्म होता है। और ऑपरेशन फ्लड का चौथा चरण अप्रैल 1995 में शुरू होता है, मार्च 2000 में। इसको कोडिंग करने के लिए ऐसे देखिए कि शुरू वाला 10 साल, बाद वाला 5 साल, फिर 10 साल, फिर 5 साल, 10-5 तो 10-5 और 70 याद रखिएगा, तो आप ये कर लीजिएगा। तो इसको वैसे याद करने की जरूरत नहीं, कोडिंग कर करके याद कर लीजिए, तो आपको अभी क्लास में ही याद हो गया। क्या कोडिंग है? पहला 10 साल, फिर 5 साल, फिर 10 साल, फिर 5 साल। 70 से खत्म कहाँ होता है? 2000 में, यानी 30 साल का मामला है। क्लियर? यस सर। अब देखिए कुछ डेटा है कि भारत में विश्व का कुल कितना प्रतिशत दूध पाया जाता है। ठीक है, तो 17%। प्रति व्यक्ति हमारे यहाँ दूध उपलब्धता कितनी हो गई? 355 ग्राम प्रति दिन। अब देखिए ये क्या मिल रहा है? उपलब्ध है 355 ग्राम प्रति दिन, लेकिन एक ही आदमी 2-2 किलो पी जा रहा है। ये तो गलत है, ये तो समावेशी वितरण नहीं है, इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसके पीछे जो आर्थिक कारण है वो जिम्मेदार है। सामर्थ्य नहीं है उसके पास, बेचारे के पास कि दूध खरीदने का नहीं, जो दूध पी रहा है वो भी बेचारा नहीं पी रहा है। दिक्कत तो ये है, पैसा के लालच में 2 किलो उसके यहाँ दूध होता है, सब बेच देता है, खुद माड़ भात खा के रह जाता है, लेकिन दूध बेचता है कि कुछ नहीं, 100 रुपया आते ही ना आज प्रतिदिन या नहीं, प्रतिदिन, प्रति महीना नहीं, प्रतिदिन या प्रति आदमी? प्रतिदिन प्रति आदमी। प्रतिदिन प्रति आदमी, हाँ, तब प्रति व्यक्ति तो हाँ है क्लियर, तब इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? ठीक है। दुग्ध उत्पादन में अग्नि राज्य पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब मत मार दीजिएगा, वो छोटा है ये बड़ा है, इसलिए कम भी होता है तो उससे ज्यादा हो जाता है। दूसरे नंबर पर पंजाब आता है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पे राजस्थान और 5वें पे गुजरात। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज के क्लास में पशु संसाधन के बारे में आपको बताया। अगले क्लास में हम लोग जो मिनरल्स रिसोर्सेज हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।